हिंदी साहित्य को अपनी लेखनी से समृद्ध करने वाली समकालीन वरिष्ठ लेखिका डॉक्टर उर्मिला शिरीष जी की लिखी हुई कहानी सुनिए, राम कन्या के हसीन सपने। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। राम कन्या आज फिर मेरे सामने थी। दो कसकर बंधी चोटियाँ, उन पर खिले लाल रिबन के फूल, आड़ी तिरछी मांग, चमकते हुए सीधे लंबे दांत। इस बीच उसके काले होंठ और ज़्यादा मोटे हो गए थे और चेहरा कुल मिलाकर आकर्षक लग रहा था। ये उम्र ही खूबसूरत होती है। गर्दन में उसने नकली सफ़ेद मोतियों की माला पहन रखी थी। लंबी होती देह में दस्तक देता इठलाता बल खाता यौवन। अभी तक सिर्फ सुना था कि लड़कियां जल्दी बड़ी होती हैं, मगर आज सामने देख रही थी। आपने मेरे लिए सूट निकाला? सीख की झाड़ू हवा में लहराती हुई उसने पूछा। समय नहीं मिला। आप खुद मेहंदी लगाती हैं या लगवाती हैं? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। इस लड़की को इस तरह की बातें पूछते हुए क्या मुझसे जरा भी भय या संकोच नहीं लग रहा था? क्या वो नहीं जानती कि इस तरह की बातें किससे करनी चाहिए? छोटे लोगों को इसीलिए मुंह नहीं लगाना चाहिए, अन्यथा ये लोग सिर पर बैठकर बातें करने की कोशिश करने लगते हैं। आप मेरे लिए आंवले ला देंगी? मुझे पता नहीं है कि आंवले कहाँ मिलते हैं। मैं ब्यूटी पार्लर गई थी, पर उसने पता नहीं कैसी मेहंदी लगा दी। देखिए तो। उसने बालों की लटों को उठाते हुए कहा। ब्यूटी पार्लर? आश्चर्य से मैं उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देख रही थी। हर रोज़ जिसकी माँ पैसों का रोना रोती हो, हर बार जो अपने बच्चों के लिए जूते बैग कपड़े ले जाती हो, हर त्यौहार पर जो जिद करके एक न एक चीज़ बतौर इनाम के ले जाती हो, उसकी लड़की मज़े से ब्यूटी पार्लर में जाकर पैसे खर्च करती है। इसके पास इतने पैसे आते कहाँ से होंगे? बड़े घरों में काम करते हुए देखा देखी वही सब करने की कोशिश करती है। ऐसा तो नहीं कि ये कहीं से चोरी चमारी करती हो? नहीं, ये ऐसी लगती तो नहीं। दरअसल ये उम्र ही ऐसी होती है जब मन सारे भेदों अभावों को भूलकर अपने सपनों को पूरा करना चाहता है। उड़ना चाहता है नील गगन में, तैरना चाहता है उद्दाम धारा में, हंसना चाहता है फूलों सा और थिरकना चाहता है मोर सा। फिर राम कन्या क्यों सोचे कुछ, क्यों रोके अपनी कामनाओं को पूर्ण होने से? क्योंकि वो टॉयलेट साफ करती है, कचरा फेंकती है, झाड़ू लगाती है। काम क्यों आड़े आएगा उसके लिए? पैसे कहाँ से आते हैं तुम्हारे पास? आखिर मैंने पूछ ही लिया। जितने दिन मैं काम करती हूँ उतने दिन का पैसा ले लेती हूँ। क्यों? मेरी मम्मी भी तो अपनी चीज़ें लाती है, फिर मुझे क्यों रोकती है? उसने निसंकोच होकर कहा। ओह, तो मामला माँ बेटी के दरमियान प्रतिस्पर्धा का भी है। घर में दूसरे भाई बहन भी तो हैं, उनके बारे में नहीं सोचती तुम? ये उम्र पढ़ाई करने की है, पढ़ लिख जाओगी तो कुछ बन जाओगी। मैंने समझाना चाहा। जाती तो हूँ स्कूल, उसने अपनी बात को थोपते हुए कहा। तुम्हारी माँ शिकायत कर रही थी कि तुम ढंग से पढ़ाई नहीं करती, स्कूल ना जाकर मोहल्ले के लड़कों के साथ खेलती रहती हो, काम पर भेजती है तो तुम झूठ बोल देती हो। देखिए आंटी, आपसे सच बोल रही हूँ, मेरे से ये काम नहीं होता। मैंने तो भैया का भी ये काम छुड़वा दिया है। वो सब्जी का ठेला लगाता है। अब हम लोग ये गंदा काम नहीं करेंगे, कुछ नया काम करना चाहिए। पुश्तों से जो काम करते आ रहे हैं वही काम क्यों करें? मुझे तो घिन लगती है। मम्मी कहती हैं ये पेशा हमारा है, इसे हम नहीं छोड़ सकते। तो करें मम्मी, मैं तो उन्हें नहीं रोकती। वो एक एक वाक्य हाथ हिलाकर समझाते हुए कह रही थी। तब तो तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, मैंने अंतिम समझाइश देते हुए कहा। वो गुनगुनाते हुए ज़ोर ज़ोर से झाड़ू रगड़ कर टॉयलेट साफ करती जा रही थी। माँ जितने सलीके से काम करती है, बेटी उतनी ही लापरवाही से। शहर में जब लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरसते हैं, तब भी रामकन्या बेदर्दी से पानी बहाने से बाज नहीं आती। आंटी, पढ़ना तो मैं भी चाहती हूँ, पर उस सरकारी स्कूल में मेरा मन नहीं लगता। वहाँ कुछ भी तो नहीं होता। कुछ भी क्या नहीं होता? पढ़ाई तो होती है, जैसे दूसरे स्कूलों में होता है ना, अंग्रेजी बोलना, मिस बनाना। मन करता है मैं अपनी गंदी बस्ती से निकलकर हॉस्टल में रहूं, साइकिल चलाऊं, बाज़ार में घूमूं, खूब सामान खरीदूं, सिनेमा जाऊं और क्या? और कहते कहते वो शर्मा गई, फिर ज़ोर से हंस पड़ी। उसकी देह में हंसी की लहरें साफ दिखाई दे रही थीं। और मैं भी टीवी में काम करूं? क्यों आंटी,
विज्ञापनों में काम करने से खूब पैसा मिलता होगा। आपका कोई पहचान का है? कहकर उसने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। उसके सांवले रंग पर आत्मविश्वास झलक रहा था। उसके गाल गुलाबी ना होते हुए भी गुलाबी चमक का एहसास करा रहे थे। आंटी, सच बताऊं, मुझे अपने घर का कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आप लोगों का घर देखकर मुझे भी लगता है कि मैं भी ऐसे घरों में रहूं। मैं भी मैडम बनूं। मैडम बनने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, रात दिन पढ़ना पड़ता है। आप मेरी मम्मी को समझाओ ना आंटी कि वो मुझे डांटा ना करे। मैं भी खेलना चाहती हूँ, नाचना गाना चाहती हूँ, लेकिन वो समझती ही नहीं है, हर बात में टोकती है। ऐसे में कैसे रह सकती हूँ? आंटी, ये लोग आगे निकलना ही नहीं चाहते, कूप मंडूक हैं। रामकन्या की बातों में मुझे एक नई रंगीन दुनिया जन्म लेती नजर आ रही थी, जहाँ वसंत ऋतु की गंध, सौंदर्य और मादकता बिखरी पड़ी थी। रामकन्या के जाने के बाद मैं चाह कर भी उसकी बातों तथा छवि को अपने मानस से दूर न कर सकी। उसकी मुस्कुराहट की ताजगी मुझे रह रहकर छू जाती थी। आखिर उसकी बातों में गलत क्या है? मेरा मन कह रहा था वो निर्मल नदी की धारा है जो बहना चाहती है दूर तक। बेलगाम भागती कामनाओं को पूर्ण करने की अभीप्सा उसके भीतर है भी तो क्या हुआ? कपड़े निकालते हुए दूसरा सामान जो अब मेरे लायक नहीं रह गया था, उसे अलग रखते हुए मेरा मन एक नई शंका से भर उठा। इन सारी चीज़ों से उसकी आदतें तो नहीं बिगड़ जाएंगी? आज जो चीज़ें पाकर वो खुश हो जाती है, कल जब यही चीज़ें उसे नहीं मिलेंगी तो उसका मन दुख से भर उठेगा। क्या मैं भी उसकी माँ की तरह नहीं सोचने लगी थी, जो उसे उन तमाम चीज़ों, शौक़ों तथा दुनिया से सिर्फ इसलिए दूर रखना चाहती है ताकि वो इनकी आदी ना हो? मुझे लगा उसकी माँ उसके भावी दुख को पहले ही देख लेती है, लेकिन उसकी छोटी छोटी उधार की खुशियाँ छीन लेना भी तो न्याय संगत नहीं है। फिर 2-3 हफ्ते तक रामकन्या दिखाई नहीं दी। मैं भी अपने कामों में इतनी अधिक उलझ गई कि मुझे उसका न आना जरा भी नहीं अखरा। शायद बातों का असर भी रंगों की तरह फीका पड़ने लगा। रविवार था, बादल छाए थे, पानी गिरा था, तेज़ ठंडी हवा के कारण सर्दी ज़्यादा ही लग रही थी। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ से मैं समझ गई कि आज बाई नहीं आई है, और सचमुच मैंने देखा, सामने रामकन्या खड़ी थी। उसने पतला सा स्वेटर पहन रखा था, दुपट्टे से कान बांध रखे थे, पाँवों में जूते थे। कहाँ थी इतने दिनों तक? आपको नहीं पता, मम्मी ने गांव भेज दिया था। क्यों? वो उदास हो गई, निरुत्तर। ठंड से उसके हाथ काँप रहे थे और होंठ पपड़ा कर नीले पड़ गए थे। मैंने देखा उसके चेहरे पर वो आत्मविश्वास नहीं था, सपनों की रंग बिरंगी तितलियाँ नहीं थीं, वासंती फूलों पर बेवक्त पाला पड़ गया था। मम्मी ने ज़बरदस्ती गांव भेज दिया था। उसने कहा कि तुम ये काम नहीं करना चाहती हो तो खेती बाड़ी का काम सीखो। मैं वहाँ से भाग आई तो मम्मी ने खूब मारा। घर से निकलना बंद हो गया था। मेरा स्कूल भी छुड़ा दिया। कहती हैं उनके काम में हाथ बटाऊं। क्या मेरी कोई मर्जी नहीं है जीने की? लगा उसके भीतर ज़बरदस्त गुस्सा था, विरोध था, विद्रोह था। वो अपनी इच्छाओं को यूं निर्ममतापूर्वक मरने नहीं देना चाहती थी। मेरा मन भी करुणा से भर उठा। उसकी माँ को इस तरह कठोर नहीं होना चाहिए। देखो, तुम कुछ करना चाहती हो तो तुम्हें पढ़ना होगा। बिना पढ़ाई के तुम कुछ नहीं कर पाओगी। पढ़ोगी तो मैं भी तुम्हारी मदद कर दूंगी, मैंने उसे सांत्वना देते हुए कहा। आप मेरी मम्मी से बात करोगी? वे मेरी शादी कर देना चाहती हैं। लड़का देखने गई हैं। यहाँ मुझे मम्मी कुछ नहीं करने देती, वहाँ वो नहीं करने देगा। जैसे लड़के मेरी मम्मी मेरे लिए देख रही हैं, वैसे लड़के मुझे जरा भी पसंद नहीं हैं। मस्त हंसोड़ और ज़िंदगी को जीने की आकांक्षा पाले ये लड़की गहरे विषाद तथा असुरक्षा के भावों से भर गई थी। नाउमीदगी उसकी शिराओं में बह रही थी। उसकी ज़िंदगी यूं करवट बदलेगी, मुझे भी आभास न था। मैं तुम्हारी माँ से बात करूँगी, मैंने उसे आश्वस्त करते हुए कहा। रामकन्या के जाते ही मेरा मन अजीब से खालीपन से भर गया। पता नहीं क्यों लग रहा था कि उसकी उड़ान को रोकने के लिए उसके पंख कतर दिए गए हों। मुक्त आकाश में उड़ने वाली चिड़िया पिंजरे में कैसे जी सकेगी? चाहती भी तो क्या है, आत्मनिर्भर, खुशहाल, खूबसूरत ज़िंदगी। वही ज़िंदगी उसके हाथ से फिसलती जा रही थी, रेत की तरह। दूसरे दिन मैं उसकी माँ की बेताबी से प्रतीक्षा करने लगी। मन कर रहा था जमकर डांटूं, समझाऊं, साथ ही ये भी लग रहा था कि उसकी घरेलू मामलों में दखलंदाजी करना ठीक होगा या नहीं। अगर उसने दो टूक कह दिया
कि मैं कौन होती हूँ तो मैं किस हैसियत से बात करूँगी उससे। पर उसके आते ही मैं पूछ बैठी, क्यों तुमने रामकन्या को गांव क्यों भेज दिया था? क्या करूँ तो, छुट्टा गाय है वो चिढ़कर बोली। उससे हर काम ज़बरदस्ती क्यों करवाती हो? नहीं करना चाहती है तो रहने दो, बच्ची ही तो है, अभी से क्यों घर गृहस्थी में डाल रही हो? अपने समाज से अलग कहाँ जाएगी? उसकी इच्छाओं का कोई अंत हो तब ना। पढ़ना चाहती है तो पढ़ने दो, आजकल लड़कियां पढ़ लिख कर नौकरी कर रही हैं, तुम्हें तो आरक्षण का भी फ़ायदा मिल जाएगा। वो बहुत दुखी है जानती हो, मैंने समझाते हुए कहा। उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं घनी हो उठीं। मुंह में दबी सुपारी को दाढ़ के नीचे चबाते हुए वो ज़मीन को देखती रही। लगा वो कुछ कहना चाहती है पर झिझक रही है। कल के दिन कुछ कर बैठी तो क्या बताऊं आपको। बात करती है तो बड़े घर के लड़कों से। बताओ क्या वे इससे शादी करेंगे? भगवान न करे कुछ ऊंच नीच हो गई तो कहाँ मुंह छुपाएंगे? वो तो मूर्ख है, नादान है, उसे क्या पता कि मेरा मन किस सांसत में पड़ा रहता है। तुम्हारे समाज के लोग भी काफ़ी पढ़े लिखे हैं और इस तरह की उल्टी सीधी बातें सोचना बंद करो। अपनी लड़की पर विश्वास करना चाहिए, उसे स्कूल जाने दो। आप गारंटी ले रही हो? वो पलट कर मुझसे ही पूछ बैठी। गारंटी की बात क्या है, मैं तैश में आकर बोली। जो अपनी सीमा रेखा है इंसान को उसी में रहना चाहिए। सीता ने लक्ष्मण रेखा पार की थी तो क्या हुआ था? उसने अंतिम निष्कर्ष निकालते हुए कहा। मैं समझाने चली थी, यहाँ तो उल्टे मुझे ही नसीहत देकर वो चली गई। मुझे लगा माँ बेटी के बीच में मेरी भूमिका निरर्थक ही है। कौन किसकी बात मानता है? फिर रामकन्या मेरी लगती भी क्या है जिसके लिए मैं इतना सोचूं, इतना तनाव झेलूं, लड़ाई करूं? वही हुआ जिसकी आशंका थी। दूसरे दिन से रामकन्या का आना बंद हो गया, लेकिन ये अनायास ही हो रहा था कि रामकन्या मेरी यादों में आसमाई थी। यानी रामकन्या मेरे अचेतन मन में आकर बैठी हुई थी। मैं स्वयं को जितना उससे दूर करना चाहती थी वो मेरे अंतस में उतना ही अधिक उतरती जा रही थी। फिर एक दिन रामकन्या की माँ ने स्वयं ही बताया कि रामकन्या की शादी तय हो गई है, उसे छुट्टी चाहिए, वो अगले हफ्ते नहीं आएगी। गांव में जाकर उसकी शादी कर देगी। लड़का वहीं काम करता है और जाना पहचाना है। जिस बात की आशंका थी वही होने जा रही थी। उसकी उम्र शादी के लायक तो हरगिज़ नहीं थी। मुश्किल से 14-15 बरस रही होगी। बाल विवाह कानूनन अपराध है, क्या इसे जानकारी नहीं है? अभी से गृहस्थी का बोझ डालना ठीक न था। मेरा मन मुझे धिक्कार रहा था। अपनी कायरता पर मैं बेबस थी। अब लग रहा था कि मैं प्रयास करके कुछ तो कर ही सकती थी। मुझे रामकन्या को बचाना चाहिए था। सब कुछ कितना सतही लगने लगता है। आदर्श का ढहता हुआ महल, यथार्थ का बढ़ता हुआ चेहरा, जीवन इन्हीं के बीच दौड़ता रहता है। सब कुछ नियति के हाथों में बंधा हो जैसे। अपनी पराजय को इंसान नियति मान लेता है। लगभग 1.5 वर्ष के बाद की बात है। इस दरमियान रामकन्या का नाम लेना तक मैंने बंद कर दिया था। हर रोज़ उसकी माँ आती थी पर मैंने भूल कर भी उससे एक शब्द नहीं पूछा। वो मेरी नाराज़गी जानती थी, इसलिए स्वयं भी कभी चर्चा नहीं करती थी। लेकिन इस बार रामकन्या फिर से सामने खड़ी थी। दुबली पतली मरियल सी लड़की जिसके दांत उसके काले चेहरे पर चिपके हुए लग रहे थे। सफ़ेद आंखें एकदम भावशून्य थीं। शरीर पर न मांस था न मांस में रक्त। कैसी हो रामकन्या? आपसे नाराज़ हूँ, आपने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। मैं तो भागना चाहती थी। भाग कर कहाँ जाती? तुम्हारे घर वालों के सामने मैं क्या कर सकती थी बताओ? अब क्या मिल गया घर वालों को? क्यों, क्या तुम अपनी ससुराल में खुश नहीं हो? मैंने जानबूझकर पूछा। मैं छोड़ आई ससुराल। क्यों? क्यों छोड़ आई? बच्चा होकर मर गया। मेरा आदमी कुछ भी तो नहीं करता, दारू पीता है और चाहता है कि मैं घर घर जाकर यही काम करूं। मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं ये सब नहीं करूंगी। मैं पढ़ लिख कर कुछ करना चाहती हूँ। आपने कहा था कि आप मेरी मदद करोगी। आंटी, मैं आपकी एक एक बात मानूंगी। मैं अपने पैसे ब्यूटी पार्लर में खर्च नहीं करूंगी। आप जैसा कहेंगी वैसा ही करूंगी, पर मुझे बचा लीजिए। कहते कहते रामकन्या फपक कर रो पड़ी। हंसती खिलती रामकन्या ने प्रसव पीड़ा भी झेल ली और मृत्यु से साक्षात्कार भी कर लिया। संतान होने की खुशी तथा उसके खोने का अवसाद भी सहन कर लिया। उसकी कोख में इतना सब धारण करने की शक्ति कहाँ से आई होगी? उफ, उसे किस बात की सज़ा मिली? उसका दोष सिर्फ इतना था कि वो सपने देखती थी, सपनों में जीती थी, सपने साकार करना चाहती थी।
उसकी लड़ाई में उसका साथ किसी ने नहीं दिया। मैं उसके मुरझाए चेहरे को एकटक देखे जा रही थी। मेरे भीतर लहरों का रौरव चल रहा था। उनकी धमक को महसूसते हुए मैं चेतना शून्य सी हो उठी। आंटी, रामकन्या के पुकारने पर मेरी चेतना लौटी। निर्भीक और निसंकोच होकर बात करने वाली रामकन्या आज उतनी ही निरीह तथा डरी हुई लग रही थी। मैंने तुम्हारे लिए सूट निकाल कर रखे थे, रुको अभी लाती हूँ, कहकर मैं भीतर आई और उसके लिए सूट निकालने लगी। मैं जानती थी मुझे उसके सपनों को वहीं से जिंदा करना था जहाँ वो मृत अवस्था में छोड़कर गई थी। काम आसान न था, पथ कांटों से भरा था, पत्ते मुरझा चुके थे, नए पल्लवों को आने में वक्त लगता है। चुनौतियाँ थीं, विरोध था, पर एक मासूम सी लड़की का पूरा भविष्य सामने खड़ा था और खड़े थे क्षत विक्षत उसके हसीन सपने, जिन्हें जिंदा करके सच करना था। रामकन्या आज दरवाजे के बाहर नहीं, भीतर थी। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर उर्मिला शिरीष की लिखी हुई कहानी रामकन्या के हसीन सपने। उम्मीद है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, क्योंकि ये कहानी नहीं, वास्तविकता थी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।